आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन सेवा ग्रुप। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड इतिहास की सीरीज है और बेसिकली ऐसी सीरीज जिसके नोट्स जो है कंबाइन करके बहुत महत्वपूर्ण नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से जो आपके भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यदि शेयर करेंगे तो सभी को लाभ होगा, और जो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, पिछले सेशन में हमने आदि ऐतिहासिक काल के आधे पार्ट को कवर किया था, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जाना था। आज हम जानने वाले हैं कुमाऊं क्षेत्र और उत्तराखंड में प्रचलित उस समय की आदि ऐतिहासिक काल की कुछ प्रमुख आदि जातियां, महत्वपूर्ण चार हैं, उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण डिटेल में जानेंगे, चीजों को समझेंगे। कुमाऊं क्षेत्र की हम बात करते हैं, इसके नाम की उत्पत्ति, इसके नाम के शब्द जो कुमाऊं है ये और कहाँ कहाँ पर और किसके द्वारा उपयोग में लाया गया उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसके अलावा आप पहले से जानते होंगे कि ये बेसिकली कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति के संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि पिथौरागढ़ जिले के चंपावत तहसील में। अब देखो, पिथौरागढ़ का जिला लिखा हुआ है चंपावत। आपको मालूम है कि चंपावत जो ये जिला है ये बहुत बाद में बना है। पिथौरागढ़ से कटकर ये बाद में बना है। कब बना, किसको मालूम है? क्या 1997 में इस जिले की स्थापना हुई? सोचिए, आंसर दीजिए, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो यहाँ पर एक विकानदेव नामक जो पहाड़ी है, वहां पर भगवान विष्णु ने कुदमू के रूप जो है धारण करके और ये 3 सहस्त्र वर्षों तक की तपस्या की थी। लगातार 3 सहस्त्र वर्षों तक जो है तपस्या करने के कारण, एक स्थान पर खड़े होने के कारण जो है कुदमू भगवान के जो चरण थे वो एक पत्थर पर अंकित हो गए, जो कि अभी तक विद्यमान माने जाते हैं। तब से यह पर्वत जो है कुमांचल के नाम से जाना जाने लगा। ये चंपावत वाला भाग जो था, यहाँ पे एक पर्वत है, उसे जो है जो कुमांचल के रूप में उसे जाना जाने लगा। और यही जो कुमांचल का जो शब्द है प्राकृतिक रूप से बिगड़ते बिगड़ते शुद्ध होते होते ये कुमू के रूप में परिवर्तित हुआ और इसके आसपास के क्षेत्र इसमें समाहित हुए, और बाद में यही शब्द जो है कुमाऊं के रूप में पूर्ण रूप से ये परिवर्तित हो जाता है। एक तो ये कहानी ये प्रचलित है, विद्वान है। इसके अलावा हम मानसखंड, जो कि स्कंद पुराण में एक महत्वपूर्ण 5 हिमालय क्षेत्रों में से एक है मानसखंड, जिसमें हमें कुमाऊं के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी में हम देखते हैं कि और किन किन कहानियों का वर्णन दिया गया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास में स्थित कांतीश्वर पर्वत के नाम से इसका नाम जो है कुमाऊं ये पड़ा था। भगवान विष्णु का कुमू या कच्छावतार हुआ था, और इसी पर्वत के नाम पर मानस खंड में इस क्षेत्र को जो हिमाचल की संज्ञा दी गई है। और सर्वप्रथम चंपावत तथा इसके समीपवर्ती गांव को ये नाम दिया गया था। किंतु जब यह चंदू की राज्य की स्थापना होती है, आपको पता होगा, जब यहाँ पर जो है चंद वंश की सत्ता जो है स्थापित होती है सोमचंद के द्वारा, तो उसने अपनी राजधानी जो है चंपावत ही बनाया था। आपको ये भी संज्ञान में होगा। इसकी पूरी कहानी चंद्रवंशावली में मैं आपको बताऊंगा ही। तो उसके साथ में उसके जो आगामी जो शासक थे, सोमचंद के बाद के जो भी शासक हुए, उन्होंने धीरे धीरे इस चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को विजित करना शुरू किया। उन क्षेत्रों को अपने अधीनस्थ साम्राज्य में मिला लिया, अपने समाज में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। और धीरे धीरे ये जो स्वरूप था चंपावत के क्षेत्र का, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि फिर क्या होता है कि चंद शासकों को अपनी राजधानी का परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है। तो कल्याण चंद्र के समय में ये राजधानी जो है परिवर्तित हो जाती है। इसकी भी कहानी बताऊंगा मैं आगे। तो जिसमें भीष्मचंद और कल्याण चंद का नाम आता है। भीष्मचंद के माइंड में था कि राजधानी को परिवर्तित करना, उससे पहले ही वो एक युद्ध में मारा गया। तो कल्याण चंद ने जो है चंपावत से अपनी राजधानी को ये कहाँ पे ले गया, आलमनगर ले गया, जिसे वर्तमान में अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है। पूरी कहानी आगे हम देखेंगे। इसके बाद में देखते हैं कि सर्वप्रथम चलिए ये तो आपका हो गया। इसके आगे देखिए, जो मुगल लोग हैं, जो ये मुगल लोग हैं ना, मुगल का मतलब है कि जो मुगल काल के जो शासक हैं, बादशाह जो लोग थे उसमें समकालीन चंद शासकों के, तो ये जो है चंद वंश के शासकों को या चंद वंश के जो क्षेत्र को, राज्य को, ये कुमाऊं के कहकर ये पुकारा करते थे, कुमाऊं कुमाऊं। और यही जो है आज का नाम जो है क्या है, ये प्रचलित है। और कुमाऊं शब्द का पहला उल्लेख ये भी देख लीजिए, कुमाऊं शब्द का पहला एक उल्लेख जो है अबू फजल की एक पुस्तक है आयन अकबरी, इसमें मिलती है। और अभिलेखीय साक्ष्यों में नागनाथ के अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो यदि पुस्तक की बात की जाती है तो मुगल काल
में मुगल साम्राज्य में नौरत्न में से एक था अबू फजल। भाई नौरत्न का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, अकबर के दरबार में नौ रत्न हुआ करते थे, जो कि विशेषज्ञ, जो नौरत्न जो लोग थे वो विशेषज्ञता को वो प्राप्त, यानी कि वो अपने अपने फील्ड के सुपीरियर थे, जिनमें से एक था अबू फजल। ठीक है। और इसकी पुस्तक है आईने अकबरी, यहाँ पर इस शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में एक और है, ये तारीख के मुबारक शाही के अनुसार 1380 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कटार क्षेत्र में विद्रोहियों का दमन किया गया, किंतु ये विद्रोही भागकर कुमाऊं क्षेत्र में आ गए, इस तलहटी में आ गए, इस तराई क्षेत्र में आ गए। रुद्रपुर खटीमा, ये जो क्षेत्र था, ये तराई के रूप में जाना जाता था। और इसी क्षेत्र में एक बोक्सा जाति भी विद्यमान थी, जनजाति जिसे हम जनजाति के रूप में जानते हैं। ये हालांकि ये जितनी भी जनजातियां हैं, ये इनका स्वरूप जो है आदिकाल से और जंगली स्वरूप में, मतलब कि जंगलों में इनका निवास स्थान हुआ करता था। तो उस समय में, प्राचीन समय में, जब ये बोक्सा जनजाति जो है सितारगंज, खटीमा, रुद्रपुर, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में, जो ये उधम सिंह नगर के ये जो स्थल है, यहाँ पे ये रहा करती थी। इस वजह से उस क्षेत्र को बुकसाओं के नाम पर बुकसाड़ भी कहा जाता था। ठीक है, बुकसाड़, ये हम जनजातियों वाले पोर्शन में भी कवर करेंगे। ठीक है, यदि आगे का सेशन होता है तब। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है, देखिए अब हम यहाँ की बात करते हैं कुमाऊं की। तो देखिए ये ब्रह्म और वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियां जो है निवास किया करती थी, जिसमें से किरात और ये किन्नर और ये नाग जाति जो है गढ़वाल क्षेत्र में भी इनका निवास था। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ये जो मंदिर है स्पेशली यक्षों की निवास की पुष्टि करता है, यानी कि यक्ष जाति के जो लोग थे, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, इसकी ध्यान रखना। आगे है आपका कि किरात के वंशज अस्कोट और डिडिहात नामक स्थानों पे भी रहा करते थे। तो अभी हम किरात जाति और बाकी जातियों के बारे में अभी बात करने वाले हैं, इनके स्थलों को भी देखेंगे। और कुमाऊं क्षेत्र में हम बात करते हैं वेरीनाग, और ये कालीनाग आदि जो है, ये नाग देवता के मंदिरों की उपस्थिति प्राचीन काल से नाग जाति के लोगों के निवास की पुष्टि करने के लिए सुप्रसिद्ध है। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो है बेरियनाग। ये एक क्षेत्र भी है, ये पिथौरागढ़ का बहुत बड़ा क्षेत्र भी है, इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर जो है नागों का प्रसिद्ध मंदिर भी विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। तो बाद में कुमाऊं की यहाँ जातियों में ये खस जाति का वर्णन मिलता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी खस जाति। और इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ। ये जो सवाल मैंने पीछे बताया हुआ, ये कई बार जामों में, दोनों ही जामों में आ चुका है, यूके ट्रिपल एस और लोक सेवा आयोग की सभी एग्जामों में भी ये आ चुका है कई बार। तो ये ऐसी चीजें आ जाती हैं। चलिए फिलहाल अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के आदि निवासियों के बारे में। चार महत्वपूर्ण आदि निवासी हैं, और कौन कौन सी हैं, जिनके संबंध में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, इनका अध्ययन कर लेते हैं। अभी तक अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि उत्तराखंड के मानव निवास के साथ जो है, जिस समय मानवों का निवास इस क्षेत्र में रहा हुआ होगा या रहते थे, तो ये जो साक्ष्य हैं ये प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त होते हैं, जिनका इतिहासकारों ने विभिन्न जो है उल्लेखन में भी इनके बारे में क्या जानकारी दी है। फिर भी बहुत सारे विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर कुछ विवरण जो है हमारे सामने ये प्रस्तुत हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मूल उत्तराखंड की मूल जातियों के बारे में हम जानते हैं कौन कौन सी हैं। तो फिर नंबर 1 पे आती है किरात जाति, जिसे किर, किन्नर या किरपुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जो जाति है वो किरात है। अब देखो, अब यदि किसी का बेस मान के कुछ सवाल देगा कि वो इनके अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम या आदि जाति कौन सी है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहीं एग्जाम में आई भी है। और किरातों के संबंध में कुछ निम्नलिखित साक्ष्य भी है। क्या क्या है, देखिए किरात जाति की जानकारी के स्रोत लेखकों के विवरण, पुरा साहित्य और अभिलेख और विदेशी शास्त्रों में भी मिलते हैं। इसके अलावा यजुर्वेद के सूत्र भाग में भी इनकी जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में भी इनकी जानकारी का वर्णन किया गया है, और स्कंद पुराण के केदार खंड में भी किरातों के लिए भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया है। पीछे हमने बताया था ना कि ये जो किरात जाति है, ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में ही विद्यमान थी। तो इस केदार खंड में जो इस जाति के लिए भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया, इंपोर्टेंट है, आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल जी के अनुसार जो है केदारखंड
खास मंडले ये खास मंडल बनने से ये पहले किरात मंडल हुआ करता था, यानी कि जहाँ पे जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो उसी हिसाब से उस समय के ये नाम रखे जाते थे। इसके अलावा मनुस्मृति में भी हम इस क्षेत्र के किरातों के निवास स्थान को यहाँ बताया गया है कि भाई देख लीजिए, मनुस्मृति वही है, मैंने आप लोगों को शुरुआत में ये बताया होगा, मनु का नाम जहाँ पे आया था, ठीक है, अलकापुरी में मनु का निवास स्थान माना जाता है, जो कि वर्तमान में पूर्व की घाटी के नाम से हम जानते हैं। तो ऋषि मनु उनके द्वारा जो है धर्मशास्त्र की ये पुस्तक मनुस्मृति का ग्रंथ को लिखा गया। इसमें भी यानी कि इस किरात जाति के बारे में बताया गया कि ये विद्यमान है और यहाँ रहती है। इसके अलावा महाभारत के सभा पर्व भाग में भी हम देखते हैं किरात का अर्जुन के साथ में युद्ध की जानकारी मिलती है। इससे पहले हमने महाभारत के दो पर्वों को देखे थे, दो अध्याय को के बारे में जाना था, वन पर्व और भीष्म पर्व। और यहाँ पे ये तीसरा है सभा, यानी कि इसमें हमें इन जाति का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इसके अलावा सांची के स्तूप में किरात वंशों को दान देने की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो किरात जो जाति के लोग थे ये केवल सिर्फ उत्तराखंड के क्षेत्र में ही नहीं थे। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में मूल आदि जातियों के रूप में तो थे ही, इसके अलावा इन्हीं की ही उपजातियां बहुत सारी वो भारत के उत्तर क्षेत्रों में भी फैली हुई थी। इसके अलावा देखो, एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भी जो है इस क्षेत्र में किरात जाति के वर्णन किरात जाति का वर्णन भी करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे इस बात के सबूत हैं कि वह किरात जाति थी, वास्तव में किसी एक ने नहीं लिखा है। इसके अलावा देखो यहाँ पर भी है महाभारत के वन पर्व अध्याय, महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय में भी इस क्षेत्र में किरात जाति का उल्लेख है। देखो ये चीजें आप लोगों को इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि जब हम ये आर्य जातियों के बारे में जानते हैं तो हमें ये भी मालूम है कि इनका उल्लेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए बेसिकली ज्यादातर चीजें वही हैं जो उत्तराखंड इतिहास के स्रोतों के रूप में आपने पीछे पढ़ी है। कोई सिंपल सी बात है, जितने भी अभी तक हमें उत्तराखंड में इतिहास के स्रोतों की जानकारी मिली है वो सब कुछ तो वही तो सब कुछ आधार है ना, वो चाहे जाति का हो, चाहे शासकों का हो, किसी साम्राज्य से संबंधित हो, शासन कार्य से संबंधित हो, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप जो है यहाँ पर भी, यानी कि ये ही सब जो है इतिहास के स्रोत हमें जातियों के बारे में भी क्या है बताते हैं। इसके अलावा जो किरातों से ये पहले उत्तराखंड में ये कोलों का बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, बहुत समय तक ये कोल जाति के लोग जो है यहाँ पर जो है नहीं रहे, और किरात ने कोलों को उनके निवास स्थान पर खदेड़ दिया और उनके क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित जो भी करके और अपने शासन को चलाने लगे अपने एक, क्योंकि उस समय का स्वरूप जो है शासन व्यवस्था का मूल रूप में नहीं था। जब ये नए नए राजाओं का स्वरूप जब निकल के सामने जब आया तब जाके जो है राजाओं के स्वरूप और साम्राज्य की स्थापना शासन प्रणाली की हुई। उस समय ये टोली झोली या ये टोलियों में रहा करते थे, जिसमें जो है टोली का मुखिया जो है सरदार, और जिसे जो है इसी नाम को आगे चल के जो है राजा शासक के नाम से जाना जाने लगा। तो ये चीजें उस समय जो है ना हुआ करती थी। और किरातों ने कोलों के साथ में वैवाहिक संबंध भी बनाए थे, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है कि यदि अपने दुश्मन को हराना है तो सबसे पहले उससे जो है वैवाहिक संबंध जो है अपना लिया जाए, क्योंकि भारतीय इतिहास में और ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं उसमें सब चीजों में हम ये चीजें देखते हैं। ये एक विस्तारवादी नीति और यह एक जो है दूसरों को झुकाने वाली ये नीति के रूप में ये वैवाहिक संबंध जो है ये जाने जाते हैं। ठीक है, ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने ये नोटिस की होगी वैवाहिक संबंध से, मुझे एक चीज जो है यहाँ पे ध्यान आया। आप लोगों ने एक हरियाणा का एक गाँव का नाम सुना होगा, और मुझे याद नहीं आता, वहाँ की डिस्कवरी पे देख रहा था बहुत पहले। उसमें ये दिखाया जाता है कि हरियाणा का एक ऐसा गांव भी है पूरे भारत में कि वहां पर केवल उस गांव में मेल मेल ही है, केवल बच्चों का जन्म होता है, मेल बच्चों का जन्म होता है, फीमेल का जन्म नहीं होता। इसके पीछे कंसेप्ट को जानते हैं आप लोग? बताइए, तो कोई हरियाणा से ताल्लुकात रखता हो, कोई उस वर्ग से ताल्लुकात रखता हो तो आपके संज्ञान में होगा। ये ऐसा क्यों है? वहां पे उस मिट्टी में है, या वहां पे कोई जादू है, या वहां पे क्या कोई धारणा है, प्राचीन सिस्टम है, क्या है, क्या रीजन है वहां पे, नहीं पता लोगों को। तो बाकी लोग भी सोच के जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका आंसर दे दूं तो जल्दी से मैं देखिए फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन कुछ तो बोलिए आप लोग, फटाफट से आंसर दीजिए कि ताकि मैं भी आगे बढ़ूं। और इसके अलावा मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना शेयर करें आप लोग उतना शेयर करते रहें। इसका लिंक मैं आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको
शेयर करें कि ताकि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके भाई साथी हैं उनको भी जो है लाभ हो सके, नहीं पता लोगों को। अच्छा, कमल जी का मैसेज है बायो के हिसाब से वाई क्रोमोसोम एक्स की तुलना में। चलिए, आपका ये फंडामेंटल जो है ना, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स पे तो लागू हो सकता है, लेकिन पूरे गांव पे कैसे लागू होगा? पूरे क्षेत्र पे ये चीजें लागू जो है कैसा होगा? क्या वो बायोलॉजिकल सिस्टम उस गांव के अंदर घुस गया है? नहीं होगा ना ऐसा। तो एक जो है धारणा है, एक जो है धारणा है, परंपरा के रूप में हम जानते हैं। देखो, हर एक संस्कृति में अपने अपने धारणाएं हैं। भाई, आप जिस वर्ग से संबंधित हैं आपकी अपनी धारणाएं, आप जिस समाज से संबंधित है आपकी अपनी धारणाएं। तो देखो, हरियाणा के जो लोग हैं, आप जो लोग हैं वो लोग कैसे हैं आप जानते हैं, है ना? एकदम मैं कैसे बोलूं, मतलब अपने आप को सुपीरियर और बेहतरीन, जैसे वहाँ पे एक जाट जो है बाहुल्य जो लोग हैं वहाँ पर ज्यादातर। तो देखो उनके तो वहाँ पे एक जो है ये ट्रेडिशनल सिस्टम है कि हमें क्या करना है, हमें झुकना नहीं है। ठीक है, हमें झुकना नहीं है। और यदि किसी के घर में लड़की हो गई तो वो लड़की की शादी कहीं ना कहीं होगी, तो उस परिवार को झुकना पड़ेगा। बताइए समझ में? ये एक दूर हकीकत भी है। यदि आप लोगों में से यदि कोई नहीं जानता होगा तो एक बार इसकी रिसर्च यदि करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई उस मिट्टी में या उस समाज में आखिर में क्या है। तो वो ये है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है कि हमें झुकना नहीं है। और यदि किसी की वहां पे अगर बेटी हो गई तो फिर तो क्या होगा कि वो कोशिश करेंगे कि एक वहां पे सिस्टम जो है चलता है, ये 3 कांट वाला। ठीक है, अगर अगर इसकी बेटी हो गई, इसकी भी बेटी हो गई, इसकी भी बेटी हो गई, तो ये आपस में बेटियों की शादी, मतलब अपने अपने बेटों से शादी जो है करा देते हैं। भाई, बेटे तो सबके होते ही हैं वहां पे। तो ये आपस में क्या करते हैं कि अपनी बेटियों को कहीं बाहर शादी जो करने की बजाय, बाहर झुकने की जो है बजाय, वो अपने ही जान पहचान या अपने ही साथी दोस्त की के बेटी के साथ में वो शादियां जो है करा देते हैं कि जो है, ताकि मतलब कि हमारा जो स्वरूप है वो बना भी रहे। ये सिस्टम होता है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। इसकी स्टडी यदि आप लोग करेंगे तो बहुत कुछ आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने ढूंढी थी। ठीक है, तो बायोलॉजिकली जो चीजें होती है ना, वो बात भी सही है, लेकिन वो इंडिविजुअल्स पे हो सकती है, वो किसी एक परिवार पे हो सकती है या 2 परिवार पे हो सकती है, लेकिन पूरे गांव पे बायोलॉजिकल सिस्टम इफेक्ट नहीं करता। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका किरात जाति से संबंधित कुछ जानकारियां। देखो, तो आप देखिए, किरात जो प्रजाति है, इससे संबंधित हम जानकारियां देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या धर्म को अपनाते हैं, क्या व्यवसाय रहा होगा इनका, शारीरिक संगठन कैसा रहा होगा, है ना, ये क्या क्या चीजें। देखिए, किरात जाति में संयुक्त ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन था। और ये सिर्फ किरात जाति के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितनी भी प्राचीनतम ऐसी जातियां हैं या हमारे भी जो पूर्वज से पूर्वज रहे होंगे, उन सभी का सिस्टम संयुक्त ही था। आपके हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम थोड़ा सा पास में देखते हैं, हमारे जो दादा दादी लोग थे, तो उनकी फैमिली को देख लीजिए, कोई ज्वाइंट फैमिली था, है ना? आपका सिस्टम जो है एक ही फैमिली का है। तो फिलहाल यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान रखना कि संयुक्त परिवार का सिस्टम इनके में था। और किरात प्रजाति में मामा वो बुआ के जो लड़के लड़कियों से विवाह की प्रथा होती थी। देखो, ये एक यूनिक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, कि मामा ये बुआ के लड़के लड़कियों की शादी जो है वो हो जाती है। हालांकि ये चचेरे भाई बहन हुए, लेकिन ये प्रथा जो है उस समय ये जो थी विद्यमान थी। उस समय इस प्रथा में की भी कहानियां हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इन्होंने अपने कजिन्स की शादी करा दी आपस में, नहीं। उसकी भी बहुत सारी धारणा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर हरियाणा का, वैसे एक धारणा यहाँ पे भी देता हूँ। भाई, होता है ना कि भाई हर कोई चाहता है कि हमारी जो लड़की है बहुत दूर ना जाए, या फिर ऐसे परिवार में ना जाए कि हम उससे कुछ बोल ना पाए, या फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो ये सब देखते हुए ये अपने ही परिवार में, अपने ही जान पहचान में, अपने ही रिश्तेदार में, कजिन्स में शादी जो है करवाना उचित समझते थे। उस समय की जो स्वरूप था, व्यवस्थाएं थी, वो ऐसी थी। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली गांव में ट्रेडिशनली थी, ये कोई नई बात नहीं थी उस समय के हिसाब से। में तो बिल्कुल सब कुछ नया है ना, क्योंकि उस समय एक समाज का दायरा ही बहुत बड़ा हुआ करता था। आज के समय में तो अमेरिका जाने के लिए भी हम 2 घंटे में हम पहुंच जाते हैं, 3 घंटे में, 8 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तो हाँ, आज के समय में पे दूरियां नहीं रखती। उस समय दूरियां बड़ी मायने रखती थी, तो इसलिए हर कोई जो है अपने बच्चों की शादी आस पास में ही कर देता था। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को हम देखते हैं फिलहाल के लिए। गुलशन सनी जी का मैसेज है, सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, नोट्स?
देखिए, ये पीडीएफ तो फिलहाल ये किसी को मिलेगी नहीं। मैंने जो पीछे ग्रुप में भी बता रखा है, जब तक हमारे सब्सक्राइबर सफिशिएंट नहीं होंगे तब तक ये पीडीएफ शेयर नहीं होंगे। फिलहाल के लिए ये जो वीडियो है जो ग्रुप पे है, और इस वीडियोज के माध्यम से आप लोग जो है बना सकते हैं। बाकी जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर उचित संख्या में होंगे तो ये सारी पीडीएफ जो होंगे, जो ये बन रही है डे बाई डे, अभी बहुत सारी पीडीएफ अभी बनानी बाकी है, अभी फॉर्म मुझे करने की आवश्यकता है अभी बहुत कुछ। ये पीडीएफ आप लोगों को बाद में दी जाएगी। तो जितनी जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चाहे 1 महीने में 2 महीने में, तो आपका ये फायदा होगा कि सारी पीडीएफ में इसी ग्रुप में आपको मैं, जिस ग्रुप में आप उत्तराखंड जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको भेज दूंगा सारी पीडीएफ। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आर्यों के द्वारा किरात को शुद्ध कहा गया। देखो, आर्यों का जो मध्य एशिया से जो आर्य आए थे ना, जिसमें खस जाति थी, अन्य बहुत सारी जातियों के लोग थे जो कि उत्तर भारत में अन्य क्षेत्रों में भी फैले थे, उनके द्वारा किरातों को शुद्ध कहा गया। ये एक शुद्ध जो है जाति है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसके अलावा किरात जो है मूल रूप से ये कैसे हैं, ये भ्रमणकारी प्रवृत्ति के पशु चारक हैं। जंगलों में पशुओं को लेके पशुओं को चराने का काम क्या करते थे उस समय, प्राचीन समय में काम ही क्या था, है ना। आज के समय में तो इतना टेक्निकली काम है, मोबाइल हम छोड़ नहीं सकते, अपने काम को छोड़ नहीं सकते, स्कूल कॉलेज को छोड़ नहीं सकते। उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय का एक प्राचीन धारणा थी कि अगर पशु हैं तो उनको चराने में समय व्यतीत होता था, और यही प्रथाएं बहुत सारी हमारे उत्तराखंड से की जातियों से भी मिलती हैं, है ना। वो चीजें हम देखेंगे आगे। अब ये ऋतुओं के अनुसार अपना और अपने पशुओं का आवास जो है बदला करते थे। जिस प्रकार से, यदि आप लोगों ने भोटिया जनजाति का नाम सुना होगा, उनके बारे में जो पढ़ा होगा, उनके शीतकालीन आवास अलग होते हैं, उनके ग्रीष्मकालीन आवास अलग होते हैं, वैसा ही स्वरूप जो है इन जातियों का हुआ करता था। ये पॉइंट सभी को क्लियर होते हैं, ये चीजें आ गई हैं सभी को समझ में। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट भी दें, और बहुत लोगों के कमेंट्स हमारे यूट्यूब में वीडियो पे आए भी थे, और काफी लोगों की अभी तक नहीं आए हैं, तो अभी तक उनका इंतजार हो रहा है। देखते हैं कि आप लोगों में से कौन जो है अब कमेंट्स देगा। तो देते रहिए कमेंट्स, मनोबल जो है तभी तो बढ़ेगा। जब मैं आप लोगों से भी पढ़ने के लिए कहूंगा तभी तो आप लोग भी पढ़ोगे ना। अब मैं कभी कह दूं कि अरे मत पढ़ो, क्या करोगे पढ़ के, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका हौसला जो है वो थोड़ी समय के लिए टूट जाएगा। तो ठीक है, ऐसा ही मेरे साथ में भी होता है। जितने भी मैं या फिर ऐसे जितने भी लोग हैं, तो मनोबल आप लोगों की वजह से ही बढ़ता है, क्योंकि हमारा मानना है कि हर स्टूडेंट महत्वपूर्ण है, पढ़ाने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? जो एक विचारक हैं बेंथम करके, एक मैं इनकी कहानी भी पहले बता दूं। बेंथम करके एक विचारक हैं। इनका मानना क्या है, इन्होंने एक राज्य का कंसेप्ट दिया था। ये ब्रिटेन के ये विचारक हैं, राजनीति विचारक। इन्होंने राज्य का कंसेप्ट दिया था कि राज्य कल्याणकारी हित के लिए बना है, लोगों के हित के लिए बना है राज्य। ये कंसेप्ट था इनका। और उस राज्य में कौन है भाई, मानव है, नागरिक है। तो इनका एक ये महत्वपूर्ण ये पॉइंट था कि भाई सबका हित हो। उस हित में एक पॉइंट यहाँ पे जो है छुपा हुआ है इनके यहाँ स्वरूप में, कि हित कैसे होगा। हित जो होगा वो तभी होगा जब हर एक पर्सन को महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक ऐसे ही जो है आप लोग जो है इस पटल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और महत्वपूर्ण हो। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके धर्म आदि के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस धर्म को अपनाते हैं, क्या स्वरूप है इनका, इंपॉर्टेंट आपको के लिए। तो किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है। मंगोलियंस का नाम आप लोगों ने सुना है, मंगोलिया देश का नाम सुना हुआ, सब कुछ आप लोगों ने सुना हुआ है। तो उस प्रजाति के लिए लगते हैं। किरात जाति के लोग जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, और किरात जाति के लोग जो है शिव के उपासक हैं। ये भी ध्यान रखना। केवल चार ही तो आप लोगों को यहाँ पे मूल जातियों को पढ़ना है। चार के बारे में इतनी डिटेल में अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो कहीं मार थोड़ी खाओगे। ये तो सब चीजें बहुत बेहतरीन ये चीजें हैं, और इतनी चीजें मैंने आपको पहले भी कहा था कि इतनी चीजें आप लोग कभी बुक में हो भी सकता है कि समझ में आए ना आए, क्योंकि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मतलब अपने अपनी जो थिंकिंग होती है कि एक होता है ना, पढ़ाने वाले अगर समझाए तो बहुत आसानी से समझ में भी आता है। खुद भी ये चीजें अगर पढ़ोगे, बुक में है नहीं है, बहुत सारी बुक में नहीं भी है, तो कहीं ना कुछ चीजें अटपटी से लगेंगी और छूट जाएंगी। क्योंकि ये सारी कहानियां मैं सब लोग आप लोगों को जोड़ के सुनाता हूँ, तो कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट मुझे लगता है कि अगर 1% भी बेनिफिट आपको होता होगा ना, तो वो मेरे लिए सर्वोपरि है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो किरात जो प्रजाति के लोग हैं, ये बलि प्रथा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, और जादू टोने में भी विश्वास करते हैं, और ये लोग झाड़ फूक में भी काफी विश्वास करते हैं। आप देखो इसके कंसेप्ट को समझो। आदि जातियां हैं। ऋग्वेद में वेद में 4 वेद हैं। 4 वेदों में एक अंतिम वेद है अथर्ववेद, है, जिसकी रचना अथवा
मनु या ऋषि अथवा के द्वारा की गई। तो वो जो चौथा वेद है उसमें ही जादू टोना इन सब चीजों का व्याख्यान है, वर्णन है। ठीक है, और वो चीजें आदिकाल जब से वो, रचित हुआ है तभी से वो चीजें जो है धारणा ये बन गई, उसमें तंत्र मंत्र ये सब चीजें, वशीकरण ये सब चीजें जो है बिल्कुल उसमें सब चीजें दी गई हैं। और हालांकि उसमें सही बहुत कुछ जो है सही भी है, वो चीजें होती भी हैं। तो इस वजह से ये जो आदि जाति है तो इन सबको ये माना करती थी, क्योंकि उस समय इतना टेक्निकली सिस्टम नहीं था, इतना समझाने वाला मोटिवेटर नहीं था उस समय। अच्छे तरीके से समझाने वाले विकास दिव्यकीर्ति सर नहीं थे। ठीक है, उस समय ये गांव का स्वरूप था, और गांव में एक आदमी ने हल्ला बोला तो सब हल्ला बोल देते थे, ऐसी धारणाएं हुआ करती थी। वितर्क वितर्क करने की शक्ति जो क्षमता जो अभी के युवाओं में है वो उस समय के युवाओं में नहीं थी। बात आइए समझ में। जो हमारा डीएनए है ना, डीएनए, आप लोगों में से कई लोग साइंस के स्टूडेंट भी हैं, कौन कौन है बता दो मुझे। मैं भी रहा हूँ साइंस का ही स्टूडेंट। तो डीएनए जो हमारा है ना, ये भी गतिशील है, डायनेमिक है। ऐसा नहीं कि आपके परदादाओं का डीएनए जो रहा होगा वही आपका भी डीएनए है। हाँ, मैचिंग के स्वरूप में वही डीएनए है, लेकिन लेकिन जो डायनेमिक है, परिवर्तित हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, और आपकी आने वाली जनरेशन में यही डीएनए फिर परिवर्तित होगा आगे। मतलब बहुत ही तर्क वितर्क करने की शक्ति जो पैदा करने वाला जो एक एलिमेंट है पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाता है, वो डीएनए ही तो है ना। तो देखो सभी लोग, नहीं, डीएनए डीएनए विकास नहीं करता, बेसिकली डीएनए क्या करता है कि ये पीढ़ी जो है ना, अनुवांशिकता को ये भेजता है। जैसे आज का हमारा जो डीएनए है आज, तो ये डीएनए हमारे पूर्वजों ये पिता से मिला हुआ है। अब हमारे में वो जो डीएनए है तो अब ये परिवर्तित हो रहा है, तो ये आगे जाएगा तो फिर इनमें भी परिवर्तित होगा, फिर आगे जाएगा तो उनमें भी परिवर्तित होगा। तो कुछ ना कुछ ओपन, जैसे बोलते हैं ना, ओपन माइंडेड होना चाहिए। गांव के लोगों में, शहर के लोगों में क्यों परिवर्तन आ गया है? क्योंकि स्वरूप, रहन ढंग, बोलचाल, रहना, लोगों के साथ भाव, नैतिकता, ये सब परिवर्तन जो है उनको आकर शहर में जो मिल गया है, तो उनका डीएनए जो है सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो गया, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है व्यवसाय क्या है इनकी भाई। जब ये आदि रूप में ये मूल जाति है तो क्या व्यवसाय होगा? अभी हमने पीछे देखा, पशु चालकों को, ये पशुओं को ये चलाते थे। ठीक है, तो इनकी जो भेड़ बकरियां हुआ करती थी तो उनका ये पालन पालन पोषण करते थे, आजीविका चलाने के लिए शिकार क्या करते थे भाई। उसे नौकरी चाकरी ये सब तो होती नहीं थी। ठीक है, तो लोग जो है जानवरों को मार करते थे, और कुछ हद तक गेहूं, जौ आदि खाद्यान्नों को का उत्पादन करते थे। सत्तू हो गया, मांस हो गया, मदिरा हो गया, और शहद के बड़े शौकीन हुआ करते थे। कोई काम तो था नहीं, तो यही काम था कि अपने आप को शिकार में जो है अपने समय को वहां लगाओ, अन्न उत्पादन करने में अपने आप को वहां लगाओ, और उसके बाद जिंदगी का मजे लो। आगे बढ़ते हैं। जो ये किरात है, ये तीर धनुष लाठी डंडो गोफान जैसे रक्षा उपकरणों का प्रयोग क्या करते थे। देखो आप लोगों ने मूवियों में, टेलीविजन में ये आदि समाज के लोगों को देखा होगा ना, हू लाला वाला, ये गाना सुना है आप लोगों ने? सबने सुना है। तो उनका जो जो स्वरूप है ना, रहन सहन ढंगा, या हाथ में जो भी भाला लेके रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए ये किरात जाति जो है बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है इनका। चलिए, तो शारीरिक संरचना के बारे में तो कोई सवाल यहाँ से बनेगा नहीं ना, आया है तो भाई ये मंगोलियन ये प्रजाति के से संबंधित है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है यहाँ पे। इसके बाद में इनके निवास स्थान की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या ये पार्ट है। तो देखिए, तराई भाबर थल, ये तेजम अस्कोट से काली नदी तक, और कर्णप्रयाग से द्वारा हाट तक, ये टनकपुर से कपपुर। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मूल रूप से ये कुमाऊं की बहुत महत्वपूर्ण बोल जाती थी। कुछ हद तक ये कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर की सीमा पर भी ये पाए जाते थे। और किरात जाति के अन्य नाम अभी हमने पीछे देखे, ये देखो ये भी सवाल में आए हुए हैं, मैं यहाँ पे बना दूं, इम्पोर्टेंट आ चुके हैं। कीर, ये किन्नर या किरपुर से इनको कहा जाता है। इनकी जो भाषा होती थी ये मुंडा भाषा होती थी। ठीक है, जैसे ये पाली भाषा है। अच्छा मुझे बताओ कि जो अभी हम वर्तमान में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये कौन सी भाषा है? जल्दी बताओ, ये भाषा कौन सी है जिसे मैं बोल रहा हूँ, जिसे आप सुनते हो, ये कौन सी भाषा है? जल्दी लिखिए, मुझे बताइए आंसर फटाफट से, मैसेज भेजिए। अगला पॉइंट है इसमें कि जाखन देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में है, तो ये
ये जो है प्राचीन समय से ये विद्यमान है, और ये तो हालांकि ये जो है यक्षों के निवास की पुष्टि ये करता है, और यक्ष जो थे वो इन्हीं के समकालीन जाति ये हुआ करती थी। हाँ, तो ये हमने जिस बोलचाल की भाषा को हम अभी यूज कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये हिंदी भाषा है। लेकिन जब इसी भाषा को लिपि की बात करेंगे तो वो देवनागरी जाती है। ये जो आपके सामने कंटेंट दिख रहा है ना, ये देवनागरी लिपि है, हिंदी की देवनागरी देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में बेदीनाग, बिनाग, धौलनाग और कालीनाग, पिलंगनाथ आदि जो क्षेत्र है, स्थान है, मंदिर है, ये नाग देवता के मंदिरों की प्राचीन ये मंदिर है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि नाग जाति के लोगों के निवास की भी पुष्टि होती है, और वो भी क्या है कि इनके ही समकालीन इनके ही क्षेत्र के लोग हुआ करते थे। लेकिन इन सभी में ये सबसे किरात जो है सबसे बड़ी जाति मानी जाती थी, इसलिए हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। और पुराणों में हम देखते हैं गंगा, पार्वती, दुर्गा को किराती कहा गया है, कि ये लोग भी जो है किरात से ही संबंधित है। और हालांकि किरात शब्द की उत्पत्ति जो है ये किरत धन अर्थ शब्द से हुई है, जो कि संस्कृत शब्द का अंतिम शब्द है। इसके अलावा अभी हमने पीछे देखा ही वन पर्व, जिसमें दोनों में ही उत्तराखंड में जो किरात जातियों का उल्लेख मिलता है। चलिए फिलहाल, और एक चीज और महत्वपूर्ण थी, अभी हमने इनके भोजन के बारे में देखा ना, सबसे महत्वपूर्ण इनका जो प्रिय जो भोजन है वो है सत्तू। सत्तू कैसे बनता है, थोड़ा सोच के मुझे आंसर दीजिए, आप लोगों के घर में भी बनता होगा। आगे बढ़ता हूँ। और ये वर्तमान में यही जो लोग हैं, ये वर्तमान में हरिजन और शिल्पकार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। जितने टमटा या चन्याल, आर्या या ऐसे ऐसे जितनी भी जातियां हैं, वो यहीं से निर्मित मानी जाती हैं, और इन्हें ही जो है एक एक जो है कॉमन शब्दों में हरिजन व शिल्पकार नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। सत्तू क्या होता है आप लोगों ने पता नहीं मुझे, कि चने का बनता है साथ, किसने कहा भूसे गेहूं के लिए भून कर बनता है सत्तू। बेसिकली इसमें दो तीन चीजों को मिलाया जाता है पीस कर, गेहूं हो गया, चना हो गया। ठीक है ना। तो ये पीस कर और आटे के जैसा बना लिया जाता है, फिर उसमें नमक डालकर या कुछ भी हरी मिर्च ये सब डाल के फिर उसको जो है सान लिया जाता है। फिर वो आटे के जैसा बन जाता है, फिर इसको जो है खाया जाता है। या फिर उसको गीला खाना है तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हम डाल देते हैं, तो सत्तू बन जाता है, तो वो गीला बन जाता है। तो कई सारे तरीके हैं बनाने के, ये सब चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में भी इसकी जानकारी मिलती है। चलिए फिलहाल आप देखिए एक महत्वपूर्ण लाइन, ये वाली। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया, जिन्हें चाणक्य की सरनेम से भी जानते हैं, तो ये उत्तराखंड की मूल जाति जो है कोल या मुंड को मानते हैं। लेकिन प्रामाणिकता की कमी के कारण जो है ये जो तथ्य है अभी सर्वमान्य नहीं हो सका है। इसीलिए जॉर्ज गियर्सन के द्वारा भी हमने पीछे पढ़ा कि वो किसको मानते हैं, आदि जाति, वो जो किरात को मानते हैं। बात आई समझ में। और यदि कभी आपसे कहेगा ऑप्शन में शिव प्रसाद डबराल दे दे, और बाकी जो है गिरसन का नाम ना दे, और आपसे कह दे कि भाई कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार मूल जाति उत्तराखंड की कौन सी है, तो कोल या ये मुंड होगी। या फिर दे दे कि इनके के अनुसार ये कौन सी उत्तराखंड की मूल जाति ये नहीं है। ऐसे सवाल जो है टेढ़े मेढ़े सवाल भी बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। या फिर ये भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार या कौन कहता है कि उत्तराखंड की मूल जाति कोल या मुंड है। ये भी आपको दे सकता है। तो वैसे केस में शिव प्रसाद डबराल को ध्यान रखना। चलिए अब हम इस कोल जाति के बारे में भी देख लेते हैं फिलहाल, ये क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो केवल आज हम दो जातियों को कवर करेंगे, बाकी दो को हम जो है कल को कवर करेंगे। देखिए विभिन्न इसके नाम है, ता, दा, गढ़, गाढ़ होने से डॉक्टर सुप्रसाद डगाल ने इन्हें मूल जाति की संज्ञा दी थी। ऊपर देखा ना हमने, लेकिन प्रामाणिकता थोड़ी कमी रह गई इसमें, है ना, तो सही से हुआ नहीं। लेकिन फिर भी ये नाम तो जुड़ा हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। साहित्यिक ग्रंथों में इन कोलों का वर्णन जो है अन्य नामों से भी मिलता है, मुंड या सवर। ये भी सवालों में आ चुका है, यूके टेपरेसी में कई सारे सवालों में आया हुआ है। ये आदिम जाति के लिए कृषि व्यवसायी लोग हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा स्वरूप जो है बदल जाता है। अभी हमने किरात को देखा, तो पूर्ण रूप से वो कृषि व्यवसायी व्यक्ति नहीं थे,
वो पशु चारण, आखेट खेलने वाले व्यक्ति, शिकार करने वाले वो समुदाय या व्यक्ति थे, है ना। लेकिन यहाँ आते आते जो ये कृषि का व्यवसायीकरण में लोग लग गए, खेती बाड़ी करके उसमें अनाज जो है वो बेचने लगे, और उस समय का विनिमय का सिस्टम जो करेंसी के रूप में नहीं था, उस समय अपने अनाज के बदले दूसरे अनाज या सामान की प्राप्ति जो है की जाती थी, ऐसा स्वरूप था। आदिम जातियों की भांति के समान जो है ये प्रकृति के लिए पुजारी थे, मतलब नेचुरल सिस्टम को ज्यादा मानते थे। सूर्य है, वायु है, नदी है, अग्नि है, इन सभी चीजों को ये बहुत बहुत मानते थे। नीचा चंद्रमा है, तो प्रकृति के लिए पुजारी माने जाते हैं। कोल जनजाति बेसिकली क्या है? तो कोल जनजाति का नाम जुड़ा हुआ है, हालांकि आदि जाति के रूप में हम देखते हैं, और यही जातियां बाद में जो विखंडित होकर इनकी बहुत सारी शाखाएं बनी, और वो अलग अलग रूपों में एक जनजाति के रूप में भी जानी गई। ठीक है, अभी आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, राजी जनजाति के नाम सुना होगा ना, सुना है आप लोगों ने? राजी जनजाति, जिन्हें बनराउत, बनौत आदि नामों से भी जाना जाता है। जनजाति है वो, एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब। 1967 भारत सरकार की गजट के द्वारा उनको एसटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, वो उत्तराखंड में मूल रूप से 5 एसटी की जनजातियां हैं। ये सारे सवाल देखो आए हुए हैं, 1967 वाला भी कई बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो कोल यहाँ पर जनजाति शब्द का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी हम जाति के रूप में इसको देखते हैं। तो कोल जाति, जिन्हें कोल भी कहा जाता है, मुख्यतः उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी हैं। ऐतिहासिक रूप से वे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे ही प्राचीन जनजातीय समूह में से एक मानी जाती है। माना जाता है कि कोल शब्द संस्कृत शब्द ये कुल से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिवार या फिर या कुल, यानी कि जो इस जनजाति के घनिष्ठ सामाजिक संरचना को दर्शाता है। और इसके अन्य जो नाम भी हैं, कोली, मुंड, लिपुनकर, दस्यु, कोल, सब्बत। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और ये आ जाती है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, इसमें और चीजों को हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, उत्तराखंड की आपने क्या बताई, 5 एसटी यानी कि जनजातियों के नाम बता दिए विशाल जी ने। था तो जो अंसारी लोग सब होके राजी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्लियर, ये मेन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि कोल की प्रजाति से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां। अब इनके बारे में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड आने वाली प्रथम ये जो प्रजाति समूह जो है, कोल को माना जाता है, जिन्होंने यानी कि सबसे ये बाहर से उत्तराखंड में ये आई थी, और उत्तराखंड की सबसे ये प्राचीन ये जाति के रूप में भी ये विद्यमान होगी। आप लोगों को यदि किसी को ध्यान होगा, या मैंने शायद ये पिछले वाले बैच में ये कभी अगर पढ़ा रखा हो, कि उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, या जितने भी जो भी लोग हैं यहाँ पर, उनके पूर्वज, अगर कोई इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेगा उत्तराखंड के इतिहास को, तो उसके सभी के सभी जो पूर्वज हैं वो बाहर से शिफ्ट हुए थे, उत्तराखंड का कोई नहीं है। क्योंकि यह एक हिमालय क्षेत्र, एक ये पर्वतीय क्षेत्र, और एक ये जंगली क्षेत्र, जहाँ पर पूरे जंगल ही जंगल हुआ करते थे। यहाँ पर सिर्फ इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 1820 में शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ में केदारनाथ गए, 4 धाम मंदिरों की स्थापना इनके द्वारा करवाई गई। तो कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियों के ऐसे लोगों को मतलब छोड़ के, बाकी अगर मूल रूप में हम बात करें, तो देखो ये भी तो बाहर से आए थे। ये कौन सा उत्तराखंड में ही पैदा हुए भाई? ये दक्षिण भारत से ही तो ये आए थे यहाँ पर, जिन्हें आज जो है भगवान के जैसे पूजा जाता है। इनकी मूर्ति भी केदारनाथ मंदिर के ये पीछे विराजमान है। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उत्तराखंड से हो, सभी लोग जो है बाहर से आए हैं। तो इसलिए ध्यान में आपको अच्छे से रखें, इतिहास को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जो है चिल्लाते रहेंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोल ये प्रजाति को उत्तराखंड की सर्वाधिक ये प्रजाति मानी जाती है। शिव प्रसाद जो है डबराल का नाम पीछे देखा था, इनके अनुसार कोल प्राचीनतम और आदि मूल जाति उत्तराखंड की कही जाती है, ध्यान रखना। और साथ ही उत्तराखंड की प्रमुख जो बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली संस्कृति में भी कोल भाषा का प्रभाव जो है देखने के लिए आया, क्योंकि ये प्राचीन समय में जिन भाषाओं का ये प्रयोग ये आदि मूल जाति के लोग ये क्या करते थे, तो वही आगे चल के वजन रूप में कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति के रूप में विकसित हुए हैं। इसके अनुसार आगे बढ़ते हैं कि ये पूरा साहित्य जो ग्रंथ है, इनमें कोलों का जो वर्णन है मुंड और सबर के नाम से हुआ है। ये भी सवाल आ चुका है पीछे, ये बताया भी जा चुका है।
इसके अलावा ये मुंड और जो सवर के नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की सबसे प्राचीनतम जाति यही है। तो ये भी आपको ध्यान ध्यान रखना, इस नाम से जाने जाने वाली प्राचीनतम जाति वो यही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि कोल की शारीरिक विशेषताओं की तुलना ऋग्वेद में उनके अनार्य से की जाती है। मतलब इनको अन्नार्य जाति के रूप में माना गया है, यानी कि वो अन्नार्य जाति जो मध्य एशिया से तो आर्य आए थे ना, तो मध्य एशिया वाले क्षेत्र को छोड़ के जो अन्य स्थानों से जो भ्रमण करते हुए भारत के उत्तरी क्षेत्रों में जो घुसे, तो अन्नार्य की श्रेणी में उनको जो है रखा गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये कोल जो है ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। देखो हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ये सब एक ही सभ्यताओं के नाम है, क्योंकि ये उस सभ्यता से संबंधित थे। क्योंकि कोल जो है तथा सिंधु सभ्यता के जो निवासियों की सामाजिक प्रथाओं में समानता देखने को मिलती है। यानी कि जो सामाजिक एक रूपता, जो प्राचीनतम इनका परिवार का सिस्टम, जो रहन सहन ढंग आदि का जो चीजों की समानता इनमें देखी गई है, कोल जाति के लोगों में देखी गई है। लगभग वही समानता जो है सिंधु सभ्यता के लोगों में भी देखी गई है, इसलिए इसको सेम माना गया है। और कोल जो प्रजाति के नाम पर ही कुलाबा शहर जो बसा हुआ, कोल प्रजाति के जो कोलों में में क्या है कि एक जो प्रथा था ये थी कि ये मृत शरीर को खुले में छोड़ देते थे, जिन्हें जो है जानवर जो है वो खा लेते थे, अपने भोजन बना लेते थे। और ये प्रजाति सबसे महीनतम ये जो प्रजातियों में से एक मानी जाती है। महीनतम का मतलब समझे आप लोग, चुनी हुई प्राचीनतम जाति के रूप में जानी जाती है। और ये छोटी, इनका जो है कदकाठी जो है छोटी होती है, स्वभाव में बड़े क्रूर ये टाइप के होते हैं। जैसे वो होते हैं गोरखा, नेपाल के लोगों को देखा आप लोगों ने, उनकी हाइट बहुत छोटी होती है और स्वभाव से ये बड़े क्रूर से लगते हैं, प्रतीत होते हैं, जैसे गोरखा थे। और ये कोर प्रजाति के लोग जो है देखने में ये कुरूप और भद्दे लगते हैं, अजीब से लगते हैं देखने में। और किरात जाति के जो लोग थे, है ना, क्योंकि इनके समय में भी तो वो चले होंगे, मतलब इनके समय में भी वो उत्तराखंड के क्षेत्र में जो है रहा करते थे, तो उन्होंने इस कुल जो प्रजाति का अंत कर दिया था। इनके भी आपस में दलों में लड़ाइयाँ होती थी, गुटबाजी होती थी, जंगली स्वरूप था, है ना, कब कौन किसको कहाँ से पकड़ दे मार दे पता नहीं है। तो ऐसे ही विचारिक जो है संघर्ष इनके बीच में चला। और ऐसा इतिहासकारों का कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब चीजें जो 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 कही जा रही है इतिहासकार ही कह रहा है कि किरात प्रजाति के लोगों ने इनका अंत कर दिया। तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कम से कम इतना भी यदि कोई अगर पढ़ लेगा तो बाकी ऑप्शन जितने भी दिए जाते हैं उनकी हेल्प से बहुत सारे सवाल जो है किए जाते हैं, किए जा सकते हैं और करने भी चाहिए। ठीक है, आप चलिए इनके धर्म के बारे में हम जान लेते हैं। धर्म, कोल जाति के धर्म, कोल जाति का जो धर्म है हिंदू धर्म को मानते हैं। भगवान शिव की, देखो ये लोग भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कोल अन्य आदिम प्रजातियों के समान ये भी प्रकृति के पुजारी थे। भाई उस समय मैंने कहा ना कि उस समय का स्वरूप ही ऐसा था कि एक जो दल है या जाति है या वंश है वो एक स्वरूप में एक चीजों को ही मानता रहेगा, क्योंकि उस समय कुछ अलग धारणाएं जो प्रचलित नहीं थी, अलग जो विचारक सामने नहीं थे, अलग जो टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। तो वही ट्रेडिशनल स्वरूप जो है चलता है। और देवी देवताओं के साथ में ये वृक्षों की भी पूजा क्या करते थे, पीपल के वृक्ष हैं या आम के वृक्ष हैं, अन्य ऐसे महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं या बरगद के वृक्ष हैं, इनकी पूजा क्या करते थे और प्रकृति की ये पूजा में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि यदि हम, जो प्रकृति ने हमें बनाया है तो हम भी यदि प्रकृति को हम मानेंगे तो वो भी हमारा सत्कार करेगी। इनका ऐसी धारणा थी। उसके साथ ही कुल ये जो प्रजाति के लोग लोग जागर भी लगाया करते थे। और जागर ये किस स्वरूप में लगाते थे, जागर बेसिकली अपने पूर्वजों के आह्वान के लिए लगाया, ये बेसिकली जो लगाते थे, जिनमें इनके पूर्वजों की आत्माओं को ये बुलाते थे। कोल जो प्रजाति के लोग जो है ये बलि प्रथा में भी विश्वास करते थे। बिल्कुल लगभग लगभग वही स्वरूप है जो हमने किरातों में देखा है। तो बहुत कुछ आपको सिमिलर मिल जाएगा, तो उसमें कुछ नया बहुत कुछ नहीं है, इसलिए आपको आसानी होगी समझने के लिए कि कभी किसी भी मूल जाति से कोई सवाल देगा तो आपको ध्यान रखना। देखो ये लोग भी, देखो भूत प्रेत झाड़ू फूक में भी विश्वास करते हैं। और ये कोल प्रजाति के लोग हैं, लिंग की भगवान शिव का जो आकार है, ठीक है, उसकी लिए पूजा करते हैं और नाग देवता की भी पूजा करते हैं। और साथ में ये कोल जो लोग हैं सिंधुओं की भांति, यानी कि हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यताओं की लोगों की तरह
ठीक है, ये मृतकों को खुले में फेंकते थे, जैसे कि रातों के बारे में देखा। हालांकि देखो, सिंधु सभ्यता में बहुत सारे नगर आते हैं, पाकिस्तान के भी बहुत सारे आते हैं, मोहनजोदड़ो है, कोटजीबी है, लोथल है जो कि हिंदुस्तान में है, ठीक हो गया आपका। बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो अलग अलग जगहों की, हड़प्पाकालीन की अलग अलग जगहों की अलग अलग धारणाएं थी। तो जैसे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वो जो होम जो था वो भी हड़प्पाकालीन है, ठीक है। तो हालांकि उससे पहले का भी स्वभाव है उसमें। तो वहाँ की जो शव हैं उनको गड्ढे में दफनाया जाने का के हिसाब से वहां से मिले हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर क्या होता था कि शवों को खुले में फेंक दिया करते थे, और कुछ स्थानों पर शवों को उनके जानवर भी जो है त्रि समान या जानवरों के साथ में दफना दिया जाता था। तो थोड़ा इस बात के लिए भी हम देखेंगे तो भारत में खुली व्यवस्था थी। अगर हम उत्तरी भारत से नीचे राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश का जो मेरठ वाला क्षेत्र है, ये सभी हड़प्पा कालीन वाला क्षेत्र है उस समय का। तो बेसिकली यहाँ की जो लोगों की जो मृत्यु होती थी, तो उनको जो भी बेसिकली जलाते नहीं थे, बाद में जलाने का सिस्टम तो आया। उस समय जो है खुले में फेंक देते थे, जंगलों में फेंक देते थे, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके उसके बाद में जो मृतक की जो अस्थियां होती थी, जब जानवर उनको खा लेते थे, चील हो गए, तो उनकी अस्थियों को ये जो मृतिका पात्र में ये क्या कर लेते हैं, ये एकत्रित भी कर लेते हैं। फिर उनकी जो है पूजा अर्चना या जागत आदि में ये काम जो है लाया जाता है। तो ये कुछ ऐसी प्रथाएं इन मूल जातियों में विद्यमान थी। इनकी भाषा भी ये मुंडा ही है, जिस प्रकार की भाषा की हमने किरात की बात की थी, ठीक है। इनका एक नृत्य है, ये कोला याचा। कोला याचा कैसा होता है, इसके लिए आप मान के चलो, मराठी डांस देखे आप लोगों ने? मराठी डांस किसने तो देखे होंगे ना, ध्यान रखना। नहीं देखे हैं तो एक मराठी जो डांस को यूट्यूब पे देख लेना, जो सिंपल साधारण सा हो। तो उसी प्रकार का ये नृत्य होता है। तो इस प्रकार के नृत्यों को ये लोग क्या करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी जानकारी के क्या स्रोत है भाई? कोल प्रजाति विद्यमान थी, इसकी जानकारी के बारे में बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के शिलालेखों से भी प्राप्त होती है। देखो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में हड़प्पा कालीन का महत्वपूर्ण क्षेत्र, सबसे पहला तो हड़प्पा था, जिसकी खोज हुई थी 1921 में। उसके बाद में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ठीक है। इसके अलावा श्री बच्चू भाई पीताम्बर की जो ये पुस्तक है, कोलिय कोलीय जो कबीले का इतिहास, तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है कोल ये प्रजाति की, यानी कि ये हड़प्पाकालीन सभ्यता के जो लोग थे वो इस क्षेत्र में भी रहा करते थे, इस उत्तराखंड के क्षेत्र में भी रहा करते थे। इसका मुख्य जो व्यवसाय है, हमने पीछे देखा, व्यवसायिक ये कृषि का है। इससे पहले हमने किरात को देखा, वो पशुपालक थे वो, और शिकार क्या करते थे। इनका व्यवसाय के लिए कृषि में इनका मन लगा। इन्होंने क्या किया, पहाड़ों को समतल बनाया, जंगलों को, घास को इसको थोड़ा हटाया, सीढ़ी नुमा खेतों पे इन्होंने खेती करनी शुरू की। तो इस प्रकार से ये जो है साग सब्जी और ये चीजें उगाया करते थे, ठीक है। और कोल प्रजाति के लोग भी जो है बांस, लकड़ी और पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग ये लोग क्या करते थे। तो ये चीजें बस यहाँ तक के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी भी कुछ भी कोई सवाल आपको देगा, कभी पूछ दिया कि भाई बताओ, जाति जो उत्तराखंड में पाई जाती थी, उसका व्यवसाय क्या था, या मुख्य व्यवसाय क्या था, इतना ही पूछ दिया अगर, या उनकी भाषा क्या थी, या उनका नृत्य जो क्या था, या वो किस धर्म को मानते हैं, या किस भगवान को पूजते हैं। ऑप्शन में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, श्री कृष्ण, सबका नाम दे देगा आपको। तो कुछ इस तरीके की चीजों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट रूप में ध्यान रखना। तो इसलिए मैं सब कुछ आज ही नहीं ये जो पढ़ा रहा हूँ, कि ताकि कंफ्यूजन हो, कल के सेशन में आओगे तो कम से कम इतनी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि यही सवाल, ये सवाल यहीं से दिए जाने हैं, लेकिन कहीं से सवाल कहीं और से बाहर से नहीं बनेंगे। लेकिन अब थोड़ा डीपी स्टडी इसलिए भी करने की आवश्यकता है कि अब पूरे करीब करीब जो है 25 साल हो चुके हैं उत्तराखंड के बने हुए, तो बहुत सारे बेसिक सवाल जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। भाई कोई आयोग या कोई जो है साइंटिस्ट कितनी बार अपने सवालों को रिपीट करेगा? भाई ये भी तो सोचने की बात है, कुछ तो नया वो लाएगा, कुछ तो ढूंढेगा, डीप में जाएगा वो खोदता खोदता। तो इसलिए ये खुदी हुई चीज है, इसको अच्छे से निकाल लो, उबाल के और पी जाओ। इतना काम आपको करना है। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को रिपीटेड भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में, और हमारे जो चैनल है एजुकेशन सेवा, इसको जितना सब्सक्राइब करें, जितना शेयर करना है वो शेयर करें, सभी को लाभ हो। और आपके कमेंट्स जो है लगातार मुझे आते रहने चाहिए। तो यहीं पे मैं सेशन को विराम देता हूँ। नेक्स्ट सेशन में दो अन्य मूल जातियों के बारे में हम स्टडी करेंगे।